हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेज सिम्बेनिया। तो आज हम 20 जून का द हिंदू एडिटोरियल एक्सप्लेन करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कोटेशन के साथ। तो आज का कोटेशन हमारा साइंस और रिलीजन से जुड़ा हुआ है। ये लिखा गया था एल्बर्ट आइंस्टीन जी द्वारा। इनका कहना है, साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। मतलब क्या है इसका, कि विज्ञान बिना धर्म के अधूरा है और धर्म बिना विज्ञान के अंधा है। ऐसा क्यों कहा गया है कि पहले हम जानते हैं कि रिलीजन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो रिलीजन भाई इसलिए ज़रूरी है क्योंकि रिलीजन हमें एक जो हमारे अंदर मोरालिटी होती है और जो वे ऑफ लिविंग होती है वो हमको सिखाता है। मतलब कैसे दूसरे से ट्रीट करना चाहिए और समाज में कैसे एक साथ रहना चाहिए और कैसे हारमोनी मेंटेन करनी चाहिए। तो ये सब हमको आपका रिलीजन सिखाता है। और साइंस क्या है, इसमें कह रहे हैं कि रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई भी आपके रिलीजन में ऐसे कोई कमियां हैं, मतलब मान लीजिए कोई अंधविश्वास है, ठीक है, तो अगर उसमें आप साइंस अप्लाई नहीं कर रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं तो आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, मतलब आप ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं। तो साइंस भी आवश्यक है और रिलीजन भी आवश्यक है। तो ये दोनों इसकी बात कर रहे हैं इसमें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एडिटोरियल के साथ। तो आज का एडिटोरियल हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स नहीं है। हम आज एक द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल इसमें लेंगे। तो हमारा पहला आर्टिकल क्या है, एंटी डिफेक्शन लॉ से है। ये जो हमारा ये रिवॉल्विंग डोर और ग्रॉस अब्यूज़ ऑफ द मणिपुर मैंडेट, इन दोनों को मर्ज करके, क्योंकि दोनों आर्टिकल में एक ही बात कर रहे हैं। ये मणिपुर स्टेट में जो अभी एक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस देखने को मिल रहा है वो उसी की बात कर रहे हैं। तो इसमें बात कर रहे हैं एंटी डिफेक्शन लॉ को किस तरह मिसयूज़ किया गया है, ये इसकी बात करते हैं। तो देखिए, पहले हम जानते हैं कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या होता है। ये होता है हिंदी हिंदी में इसको कहते हैं दरबदल कानून। ठीक है, और ये कब लाया गया था, ये जो है 1985 में लाया गया था 52nd अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। और इसको 10 शेड्यूल जो हमारे संविधान में 10वां शेड्यूल है वो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और एक करता क्या है फ्रेंड, ये जो है पूरा प्रोसेस एक ले डाउन करता है जिसमें वो जो भी आपके लेजिस्लेचर्स हैं, अगर वो एक पार्टी से दूसरे पार्टी की तरफ मान लीजिए एक आप जब वो मिस इलेक्शन हो जाता है उसके बाद अगर दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उनको डिसक्वालीफाई करने का पूरा रूल जो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ में ये पूरा लेट डाउन है। और ये जो पावर होती है किसके पास होती है, जो आपके जो भी हाउस, मान लीजिए आपका राज्यसभा है या फिर आपका लोकसभा है, तो दोनों हाउस के जो भी आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे उनके पास ये पावर होती है कि उनको जो है डिसक्वालीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ है। और हम देखते हैं कि क्या क्या उसमें है, मतलब क्या क्या मतलब ग्राउंड है डिस्क्वालिफिकेशन के। पहला ग्राउंड क्या है कि जब भी कोई भी आपके मेंबर आपके या फिर कहते हैं कि जो लेजिस्लेचर्स होते हैं, जब वो इलेक्शन के बाद एक पार्टी को दूसरी पार्टी मतलब कि जाते हैं, जब अपनी पार्टी छोड़ दूसरी पार्टी में ज्वाइन हो जाते हैं, तो ये भी ग्राउंड बनता है। दूसरा ग्राउंड क्या है कि मान लीजिए कोई भी ऐसा मोशन है या फिर एक लॉ है, अगर वो पास किया जा रहा है और उसमें जो वोटिंग होती है, अगर वो जो आपके उस पार्टी का लेजिस्लेचर जो हैं अगर वो वोट नहीं कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट वेट को वोट कर रहे हैं, तो ये भी एक ग्राउंड बनता है। तीसरा क्या है आपका, कि मान लीजिए कोई भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है और वो इलेक्शन के बाद मतलब वो जीत जाता है और उसके बाद कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है, तब भी ये ग्राउंड बनता है। चौथा आपका क्या है ग्राउंड, कि कोई भी नॉमिनेटेड पर्सन है 6 महीने बाद जो है, अगर वो जब आपका लेजिस्लेचर बन जाता मीन्स आप कोई मीन्स उसका मेंबर हो जाता है, तो 6 महीने बाद अगर वो कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करता है तब भी जो ग्राउंड बनता है आपका डिफेक्शन एंटी आप मतलब कि उनको जो है डिस्क्वालीफाई कर दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपके मेनली 4 ग्राउंड हैं इसमें। इसमें एक एक्सेप्शन भी है, वो आपको जानने की आवश्यकता है। इसमें क्या है, मान लीजिए किसी भी पार्टी के 2/3 जो मेंबर हैं पार्टी के, अगर वो दूसरी पार्टी में मर्ज होना चाह रहे हैं तो ये ग्राउंड नहीं बनता है। ठीक है, तो ये अब हम जानते हैं कि ऐसा ये कि इसके क्या एडवांटेज है, ऐसा क्यों लाया गया था आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। तो देखिए, ये आपका जो गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी लाने के लिए, क्योंकि आपका ये 1985 में लाया गया था, उसी समय देखिए क्या होता है, काफ़ी जो आपका पॉलिटिक्स था अपने इंडिया में, काफ़ी मतलब बहुत सारे ऐसे मेंबर्स मतलब थे जो भी इलेक्शन के बाद जो है वो दूसरे पार्टी में जाते थे। मतलब उनको एज आ मतलब कि कोई भी एज आ एक मिनिस्टर का पद देने के लिए उनको ल्योर करते थे दूसरी पार्टी के मेंबर्स, और फिर वो जो है रातों रात उनकी मतलब एक कह सकते हैं कि एक हॉर्स ट्रेडिंग टाइप की उनकी होती थी। तो ये मैंने लाया गया था ताकि एक स्टेबिलिटी बनी रहे गवर्नमेंट में और गवर्नमेंट नॉट टूटे। ठीक है, और क्यों लिया गया था, इसमें ये लिया गया था जो आपके पार्टी कैंडिडेट्स हों वो बिल्कुल उस पार्टी के प्रति जो है लॉयल रहें। एक डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए जो है इसको लाया गया था। और मान लीजिए कोई पार्टी दूसरे पार्टी में मर्ज होना चाह रही है तो उसके लिए भी इसको लाया गया था।
जैसा अभी हमने देखा था, करप्शन रोकने के लिए भी मेनली लाया गया था। तो ये सब मेनली जो है इसके लिए जो है लाया गया था। तो अभी क्या हुआ मणिपुर में, ये हम देखते हैं। कॉन्टेक्स्ट यही है फ्रेंड्स कि अभी मणिपुर में हम जानते हैं 2017 में चुनाव हुआ था मार्च में। और वहाँ के जो मेंबर जो पूरा जो उनका मीन्स है, कह सकते हैं कि जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स की कितनी सीट्स हैं, तो 60 जो है उनके पास मेंबर की सीट्स हैं। अभी उसमें कह सकते हैं 59 हो गया है। तो उस समय देखिए अगर 60 आपकी पूरी सीट है पूरे स्टेट में, तो मतलब क्या है, अगर आपको जो है गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो आप 30 से ज़्यादा, मतलब अगर 31 सीट आपके पास है तो आप गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। तो जो भारतीय जनता पार्टी थी उस समय, वो जो है एक 21 सीट्स पाई थी, लेकिन जो कांग्रेस थी वो 28 सीट्स पाई थी। लेकिन जो उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थे, मतलब जो उनके कह सकते हैं कि जो मिस मेंबर्स जो आपके उनके असेंबली के जो कह सकते हैं कि चीफ थे, मतलब जो वही आपके गवर्नर कह सकते हैं, सॉरी इसमें इसमें गवर्नर की बात कर रहे हैं। तो जो गवर्नर थे नज़मा हेपतुल्ला, उन्होंने जो है जो बीजेपी थी उनको वेलकम किया था, उनको इनवाइट किया था पार्टी फॉर्म करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ था कि 10 आपके नॉन बीजेपी के एमएलए वो बीजेपी को सपोर्ट कर दिए थे, और फिर बीजेपी जो है अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी। तो तो उसमें जो आपके 10 नॉन बीजेपी मीन सपोर्टर्स है, उनको सिंपल सी बात है ल्योर किया गया होगा कि आपको मीन्स क्या कह सकते हैं कि उनको मिनिस्टर का पद दिया जाएगा, इसीलिए वो आए होंगे। लेकिन हुआ क्या, अभी 17 जून को जो है आप उनके जो 3 एमएलए थे उन्होंने जो है फिर से कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। तो इससे क्या हुआ है कि वहाँ का जो वो मतलब कि जो कांग्रेस कहते हैं कांग्रेस सरकार जो है उसमें अपनी सरकार बना सकती है। तो ये देखने वाली आगे बात होगी इसमें। तो मेनली देखिए इसमें यही बात कर रहे हैं कि जो आपका एंटी डिफेक्शन लॉ है ये किस तरह इसका मिसयूज़ हो रहा है। इसमें सिर्फ एक ही डिसइंसेंटिव था कि मान लीजिए जो डिफेक्टर होते हैं, मतलब जो कोई दूसरी पार्टी छोड़ जाते हैं, तो फिर से बाई इलेक्शन होता है, मतलब जो सीट वो खाली हो जाती है तो उसकी उसके लिए कहते हैं बाई इलेक्शन होता है, क्योंकि फिर तभी तो वो सीट भरी जाएगी, तभी उसके बाद गवर्नमेंट फॉर्म होगी। तो इसमें क्या होता है, ये एक डिसइंसेंटिव होता है कि जो इलेक्टर्स मतलब जो वहाँ पे आपके होते हैं वो उनको नहीं चुने, फिर भाई जो दूसरे कैंडिडेट हैं उनको चुने। लेकिन ऐसा नहीं देखने पाएगा, क्योंकि अभी हमने कहा कर्नाटका में जब आपका बाई इलेक्शन हुआ था, जब आपके कांग्रेस जो वहाँ पे आपके जेडीयू था वहाँ से फिर जब वो भाजपा में आए थे, तो उसके बाद भी जब बाई इलेक्शन हुआ उसके बाद वो जीत गए। तो देखिए ये भी जो है ख़त्म हो गया। तो देखिए ये ज़रूरत यही है कि जो आपका ये मतलब क्या कहते हैं जो एंटी डिफेक्शन लॉ है वो जो उसका पर्पज़ है वो फुलफ़िल कर रहा है या नहीं। ठीक है, ये पूरा आर्टिकल में इसकी बात करते हैं। दूसरा हमारा आर्टिकल क्या है कि अभी हमने देखा था कि जो है नॉर्थ कोरिया ने जो एक लियाजन ऑफिस था, जो कहते हैं कि नॉर्थ कोरिया में, मतलब नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया बॉर्डर पे था, उसको जो है उसको बॉम्बिंग का मतलब उसको जो है कहते हैं कि उड़ा दिया गया है नॉर्थ कोरिया द्वारा। और उनके बॉर्डर पे जहाँ पे डीमिलिटराइज जोन थे वहाँ पे उन्होंने अपनी जो है सेनाएं और कह सकते हैं कि ट्रूप्स वगैरह को कह सकते हैं कि डिप्लॉय कर दिया गया है। तो ये कह सकते हैं कि वॉर टाइप की सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। ये ऐसा इसमें आर्टिकल में बात कर रहे हैं। तो इसमें आगे बता रहे हैं कि जो वहाँ के किम मतलब जो वहाँ के चीफ हैं उस स्टेट उस नॉर्थ कोरिया के, वो अभी देखिए हाल ही में यूएसए यूएसए जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके माध्यम से एक मीटिंग हुई थी। उसके बाद दोनों में ये तय हुआ था कि यूएसए ने जहाँ कहा था कि जो भी आप न्यूक्लियर एक पॉलिफरेशन कर रहे हैं उसको रोकें, मतलब कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो डीन्यूक्लियराइजेशन की बात कर रहे थे यूएसए वाले, और नॉर्थ कोरिया कह रहे थे कि जो भी उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं उसको आप दूर करिए। तो ये दोनों के मध्य हुआ था, लेकिन यूएसए फिर से नहीं माना, और उनका ये भी एक मत था कि जो आप साउथ कोरिया में जो उनका एक यूएसए के ट्रूप्स हैं उनको वहाँ से हटाए जाएँ। तो लेकिन फिर भी देखिए यूएसए और साउथ कोरिया की जो एक कह सकते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज थी वो उन्होंने कैरी आउट किया, तो ये मतलब उनके अगेंस्ट था। तो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए यूएस की जो हिस्ट्री रही है वो काफ़ी अच्छी नहीं रही है। क्योंकि हमने देखा था कि आप जो इराक में सद्दाम हुसैन और लिबिया में जो मुअम्मर गद्दाफ़ी थे उनको किस तरह जो वहाँ से हटा दिया गया था, और अभी हमने देखा कि ईरान में जो न्यूक्लियर डील थी कैसे वहाँ से उन्होंने बैकआउट कर दिया था। तो जो यूएस की हिस्ट्री रही है वो ठीक नहीं, इसीलिए जो वहाँ के किम जोंग उन है नॉर्थ कोरिया के, वो उतना इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हैं उनके जो भी मीटिंग हुई थी उसके बाद। ये पूरा इस आर्टिकल में जो मेनली बात कर रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं जो द इंडियन एक्सप्रेस का जो आर्टिकल है जिसकी हमने बात की थी, आज हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही अच्छा आर्टिकल है इसमें। अभी देखिए एक जब चाइना और इंडिया बॉर्डर पे जो हमारे भारतीय सेना के 20 जवान की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद जो है पूरे एक इंडिया में चाइना के
जो उनके प्रोडक्ट हैं उसको उनके बॉयकॉट करने की बात की जा रही है। और इसी के चलते एक आपके यूनियन मिनिस्टर हैं रामदास अठवाले जी, उनका ये कहना था कि जो भी रेस्टोरेंट्स हैं जो चाइनीज़ फूड सेल करते हैं उसको पूरा बैन कर दिया जाए। तो देखिए ऐसा बिल्कुल, ये बिल्कुल उचित नहीं, क्योंकि जो अगर बैन करेंगे तो वो आपके इंडियन रेस्टोरेंट ही हैं, उसमें शेफ भी आपके इंडियन ही हैं, और जो भी प्रोड्यूस यूज़ हो रहा है वो आपका इंडियन एग्रीकल्चर से ही है। तो देखिए अगर ये सब करेंगे तो ये आप कह सकते हैं कि डायरेक्टली आप इंडियन जो वर्कर्स हैं उनको ही इनडायरेक्ट आप डायरेक्टली हिट कर रहे हैं। तो ये हुआ, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो देखिए ये जो एक ट्रेड बैन की बात कर रहे हैं चाइना से, ये पूरा ये सही कह सकते हैं कि सही जो है रीज़न नहीं है, मतलब ये सही जो है तरीका नहीं है करने का। क्यों नहीं है, ये इसमें बहुत सारे रीज़न दे रहे हैं, और हम 6 रीज़न की मेनली बात करते हैं। हम 6 रीज़न को जो है आप कह सकते हैं कि आराम से इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले देख लेते हैं कि जो है इंडिया का चाइना से क्या ट्रेड मेनली रहा है। तो देखिए इंडिया का जो टोटल ट्रेड की अगर हम बात करें तो इंडिया जो है टोटल ट्रेड कितना है, 8,44,156 मिलियन डॉलर जो है इंडिया का टोटल ट्रेड है, जिसमें चाइना से कितना ट्रेड है आपका 87,000 जो है 87,000 मिलियन के अराउंड जो है आपका चाइना से ट्रेड है। और इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है चाइना को, 16,752 मिलियन डॉलर जो है इंडिया एक्सपोर्ट करता है, बल्कि इंपोर्ट उससे ज़्यादा करता है, काफ़ी ज़्यादा करता है। 70,319 मिलियन डॉलर जो है इंडिया चाइना से इंपोर्ट करता है। तो देखिए अगर ट्रेड बात करते हैं चाइना के मतलब इंडिया का चाइना से, तो वो सिर्फ 10% है। ये पूरा अभी आपका 2018-19 का डेटा है, ये हमारा क्या बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये डेटा जो है बता रहा है, ठीक है। तो ये मेनली इसकी बात करते हैं। तो देखिए अब हम जो रीज़न है पहले उसको देखते हैं। पहले रीज़न बता रहे हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो जो है ख़राब नहीं होता है नेसेसरली, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो ख़राब हो। तो देखिए अगर हम बात करते हैं रीज़न की, तो देखिए ट्रेड डेफिसिट जो है किसी भी इकोनॉमी को ऐसा नहीं है, अगर वो ट्रेड डेफिसिट है तो वो ख़राब है या जो है वो अच्छा है, ठीक है। ऐसा क्यों है, तो देखिए एग्जांपल दे रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जो टॉप 25 कंट्री है जो इंडिया का ट्रेड है, उसमें से जो अगर हम बात करते हैं यूएस से, यूके से, जो नीदरलैंड से, इंडिया का ट्रेड सरप्लस, मतलब कि हम ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और कम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो यूएस और यूके है वो जो है उनका ट्रेड ज़्यादा है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। और अभी देखिए उसी प्रकार जो है अगर हम बात करते हैं कि ट्रेड डेफिसिट की बात करें, तो ट्रेड डेफिसिट देखिए आप जो 22 हमने देखा था, 25 है, 25 में 3 हमने देखा, लेकिन जो 22 कंट्रीज़ हैं उसमें इंडिया का जो है काफ़ी ट्रेड डेफिसिट में है, मतलब कि हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। उसमें चाइना हो गया, जर्मनी हो गया, नाइजीरिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ कोरिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। देखिए ट्रेड डेफिसिट होने का मतलब ये नहीं है कि इंडियन इकनॉमी जो है साउथ अफ्रीका से ख़राब है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये हम जानते ही हैं। तो ट्रेड डेफिसिट चाइना से ये बिल्कुल नहीं है कि इंडिया मतलब उससे ख़राब है, ठीक है। तो ख़राब है ये इसकी पूरी जो है मतलब बात करते हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो इंडियन देखिए अगर हम बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट है तो ऐसा क्यों है, तो जो हमारे जो भी आपके चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं, इसका मतलब है कि जो इंडिया के कंज्यूमर्स हैं वो जो है एक और जो यहाँ के इंडिया कंज्यूमर्स हैं वो काफ़ी अच्छे, मतलब जो भी चीज़ें हैं उसको अच्छे से परचेज़ करते हैं भाई, तभी तो यहाँ का जो है जो ट्रेड है मतलब उसको कर रहे हैं। और अगर काफ़ी मतलब अगर काफ़ी दिनों तक जो है अगर ट्रेड डेफिसिट हो रहा है किसी भी कंट्री के मध्य जो है, तो वो दो इशू रेज करता है। पहला इशू क्या है कि या तो जो आपका फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, वो सफिशिएंट है, इंडिया के पास नहीं है, ये जो करता है। तो अभी अब देखिए इंडिया के पास जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो 500 बिलियन डॉलर है, जो मतलब क्या है कि 12 महीने तक इंडिया जो है किसी भी कंट्री से इंपोर्ट कर सकता है, ये जो है बात करता है। तो मतलब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी काफ़ी है। दूसरा बात करता है कि क्या जो है इंडिया मतलब इतना कैपेबल है कि जो उनके लोग हैं, जो इंडिया के मतलब कि जो भारतवासी हैं, उनके लिए एफिशिएंट मैनर में वो प्रोड्यूस कर सकता है या नहीं। देखिए तो ट्रेड जो होता है ना, ट्रेड जो है कभी ख़राब नहीं होता है, मतलब समझ रहे हैं। क्योंकि देखिए कोई भी कंट्री जो है सेल्फ सफिशिएंट नहीं होती है। मतलब क्या है, मतलब यही है कि कोई मान लीजिए कोई कोई कंट्री है वो किसी आपके प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन होता है और दूसरे कंट्री का जो है उसमें दूसरे में आपका स्पेशलाइजेशन होता है मेनली, ठीक है। तो ये मेनली इसकी बात करते हैं। तो अगर परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट है तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि जो गवर्नमेंट है वो जो है ऐसी पॉलिसी बनाए, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करें ताकि जो कम्पिटिटिवनेस है दोनों कंट्री के मध्य जो है वो ज़्यादा रहे। और ये इसका मतलब ये ऐसा बिल्कुल ना करें। तो और
तो तो ऐसा ऐसा बिल्कुल ना करें कि मतलब लोगों को नच करें और लोगों को जो है फोर्स करें कि जो है ट्रेड जो है उनसे ख़त्म कर दे, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे जो कंज्यूमर का बेनिफिट होगा वही जो है प्रभावित होगा मेनली, ये इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या करते हैं कि जो पुअर हैं इंडिया में वो ज़्यादा इससे अफेक्टेड होगा अगर ट्रेड जो है चाइना से बैन होता है तो। क्यों ऐसे होगा, क्योंकि जो अगर हम बात करते हैं जो पुअर सबसे कंज्यूमर हैं अपने इंडिया में, वो जो है वो ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है। मतलब क्या है कि अगर हम बात करते हैं जो चाइनीज़ पेन हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी, एसी हो गया, अगर हम उसको बैन कर देंगे तो जो हमारे पुअर इंडियन हाउस होल्ड हैं, ठीक है, वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ज़्यादा महंगी चीज़ को परचेज़ करना। तो ज़रूरत यही है कि क्योंकि उनके पास देखिए और जो अदर, क्योंकि अगर मान लीजिए जो पुअर कंज्यूमर्स हैं अगर वो परचेज़ कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोडक्ट को, इसका मतलब है कि जो आपका चाइनीज़ प्रोडक्ट है वो काफ़ी चीप है बजाय और जो फॉरेन या फिर इंडियन प्रोडक्ट हैं। तो यही मतलब है, अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट को इंडिया में जो है बैन कर देंगे तो जो आपके पुअर हैं और जो मेनली आपके रिटेलर्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करते हैं जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हैं अपने इंडिया में, उसके लिए हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। जो हमारे रिटेलर्स हैं अगर उसको बैन कर देंगे या फिर इंडिया में ऐसा डिस्करेज करने का फैलाएंगे चाइनीज़ प्रोडक्ट को यूज़ ना करें, तो जो हमारे रिटेलर्स हैं वो डायरेक्टली जो है वो हट होंगे। और मेरी जो आपके रोड साइड सेलर हैं, देखिए आप देख सकते हैं स्टेशन वगैरह अगर आप जाएंगे तो रोड साइड पे देखिए पावर बैंक वगैरह ऐसे ईयरफोन वगैरह जो चाइनीज़ मेड प्रोडक्ट होते हैं उसको बेचते हैं, तो वो काफ़ी सीवियरली हर्ट होंगे। तो ये तो हमारा हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट का बात कर रहे हैं कि अगर ट्रेड बैन करते हैं तो ये जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं आपके और जो एक्सपोर्टर्स हैं वो उनको जो है ज़्यादा दिक्कत होगी। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि अगर हम बात करें तो जो आपका जो हमारा कंज्यूमर जो इंडिया मतलब इंपोर्ट करता है चाइना से, वो जो है फाइनल कंज्यूमर गुड्स नहीं है बल्कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है। तो फाइनल कंज्यूमर गुड्स क्या होता है और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है, मतलब क्या है कि ऐसे गुड्स जो है जो इंटरमीडिएट गुड्स ऐसे वो होते हैं जिसका इस्तेमाल करके हम फाइनल कंज्यूमर गुड्स को बनाते हैं, ठीक है। तो इंडिया जो है फाइनल कंज्यूमर गुड्स नहीं बल्कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है उसको ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट करते हैं। तो कौन कौन से गुड्स हैं उसको हम देख लेते हैं। आपका जो दूसरा चार्ट है इसको आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए कौन कौन से गुड है। आपका इलेक्ट्रिकल मशीनरी पार्ट हो गया, वो 18 बिलियन जो है डॉलर इंडिया इंपोर्ट करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर बॉयलर्स हो गया 13 बिलियन डॉलर है। ऑर्गेनिक केमिकल हो गया 7.5 बिलियन डॉलर है। फर्टिलाइजर्स हो गया 2 बिलियन डॉलर है। और आयरन एंड स्टील हो गया 1 बिलियन डॉलर। ये इंडिया इतना जो है चाइना से आपका इंटरमीडिएट गुड्स जो है आपका वहाँ से करता है। तो जितना कितना होगा 62 बिलियन डॉलर अगर हम बात करें तो इंडिया जो है आपका चाइना से इंपोर्ट करता है। ये 2019-20 का डेटा है, ठीक है। तो ये इसकी बात करते हो। अगर इंपोर्ट को बैन करते हैं तो जो आपके फाइनल गुड्स हैं, जैसे हम क्योंकि जानते हैं इन सब के माध्यम से हम अपने इंडिया में फाइनल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को बैन कर देंगे तो जो हमारे फाइनल गुड्स हैं वो उनको काफ़ी दिक्कत होगी और हम एक्सपोर्ट जो है मेनली कम कर पाएंगे। और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा अगर हम वहाँ से इंपोर्ट करें इसका मतलब वहाँ कॉस्ट कम है, अगर इसको हम बैन करेंगे तो जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो भी जो है प्रभावित होगी। अब हम बात करते हैं क्या जो है चाइना इससे अगर हम बैन करते हैं तो क्या चाइना इससे प्रभावित होगा, तो जी बिल्कुल नहीं, इससे बहुत कम चाइना प्रभावित होगा। क्यों, हम देखते हैं। तो देखिए जो चार्ट 3 है इसमें क्या बता रहा है कि जो इंडिया एक्सपोर्ट कितना करता है चाइना को, 5% ही करता है। जो चाइना का टोटल एक्सपोर्ट है जो इंडिया करता है एक्सपोर्ट वो सिर्फ आपका 5% ही है। लेकिन इंडिया इंपोर्ट कितना करता है चाइना से, आपका 14% करता है, ठीक है। और चाइना कितना करता है एक्सपोर्ट इंडिया को, अगर पूरे उनके उसमें बात करते हैं तो 3% मेनली, ठीक है। और इंडिया कितना एक्सपोर्ट करता है नीदरलैंड, तो ये सब आगे इसमें डेटा बता रहे हैं। तो मेनली अगर हम देखें तो 5% करता है इंडिया एक्सपोर्ट और इंडिया इंपोर्ट कितना करता है 14% करता है। तो देखिए इंडिया का ज़्यादा शेयर है इसमें। तो आगे बात कर रहे हैं कि देखिए जैसा हम जानते हैं कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो 60 बिलियन डॉलर का ट्रेड डेफिसिट मेनली है, ठीक है। तो अगर हम बैन करेंगे तो मेनली इंडिया को ही इससे हर्ट होगा। चाइना एक्सपोर्ट करता है इंडिया को मतलब बहुत कम, ये हमने देखा। चाइना अगर पूरा टोटल बात करते हैं तो काफ़ी कम जो है वो काफ़ी कम इंपोर्ट करता है और काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है मेनली। तो अगर जो है इंडिया को ये बैन करना है चाइना को, अगर चाइना के जो प्रोडक्ट हैं तो और भी जो चीज़ें हैं नॉन चाइनीज फॉरेन प्रोडक्ट हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं आईफोन, तो देखिए वो डिज़ाइन तो होता है कैलिफोर्निया में लेकिन जो उसकी असेंबली होती है वो चाइना में होती है। मतलब कहीं ना कहीं उसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। अगर आपको बैन करना है तो आप वो भी आपके जो प्रोडक्ट हैं उसको भी आप बैन करिए। तो ये मेनली इसकी जो है बात करते हैं। तो अगर हमको रिप्लेस करना है चाइना तो चाहे इंडिया को रिप्लेस कर सकता है लेकिन इंडिया चाहे चाइना को रिप्लेस नहीं कर सकता है। ये हमने इसकी पूरी इसमें बात कर रहे हैं। तो देखिए अगर हम जो है ये सब बैन कर देंगे चाइना के ट्रेड को जो है मेनली, तो देखिए इससे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हैं वो इंडिया में काफ़ी प्रभावित होंगी, ठीक है। ये क्यों होगा ये हम देखते हैं।
तो देखिए ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखिए जो आपके मेनली स्टार्टअप्स हैं, जो मेनली आपके इंडियन बिजनेस वगैरह हैं, उनका काफ़ी चाइनीज़ फंडिंग आती है। अगर उसको रोक देंगे तो काफ़ी दिक्कत होगा, शॉर्ट और मीडियम टर्म में जो है काफ़ी डिफ़िकल्टी होगी, और कोई भी ऐसा उसको रिप्लेस करना चाइनीज़ प्रोडक्ट को जो है ये शॉर्ट टर्म के मीडियम टर्म में जो है काफ़ी जो है दिक्कत होगा इसको। तो ये इसकी मेनली जो है बात करते हैं, ठीक है। और अंत में इसी आपके ये क्वेश्चन कहते हैं, अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो अगर हमको अगर हम जो है इंडियन प्रोडक्ट्स को जो है ज़्यादा करना है, ठीक है, तो इससे क्या होगा, अगर हम ज़्यादा उसको जो है चाइनीज प्रोडक्ट को वो करेंगे, बैन करेंगे, तो भाई ऑब्वियस बात है कि हम दूसरे प्रोडक्ट को परचेज करें जो हमारे कंज्यूमर हैं, तो इससे जो हमारी इनकम है और सेविंग है वो भी जो है काफ़ी प्रभावित होगी। क्योंकि अगर हम आज चीप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, मान लीजिए आप जो है कोई भी आज ईयरफोन ले रहे हो 150 रुपये का है, कल आप उसको 200 रुपये में खरीदेंगे, तो ऑब्वियस बात है जो कि 50 रुपये है वो आपकी सेविंग उसमें जा रही है, आपकी जो इनकम्स है उसको सेव कर सकते थे, वो उसकी आपकी हर्ट होगी। आपका पाँचों क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, पाँचों क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि जो एक क्रेडिबिलिटी है इंडिया के, जो पॉलिसी है मेनली फॉरेन जो इन्वेस्टर्स को आप कह देते हैं कि वेलकम करने की जो पॉलिसी है, वो काफ़ी उसकी क्रेडिबिलिटी भी लूज़ होगी। क्यों ऐसे लूज़ होगी भाई, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म मान लीजिए अगर आप जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं चाइना में, अगर उसको ख़त्म करते हैं तो क्या होगा, मेनली जो आपके और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि भाई देखिए कोई पॉलिसी है अगर आपकी, अगर उसमें क्रेडिबिलिटी और सर्टेनिटी नहीं रही, जो कोई भी आपका इन्वेस्टर है वहाँ पर इंडिया में ठीक से आपका कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। क्योंकि क्या है भाई, अगर अगर देखिए अब अगर आप रातों रात जो है पॉलिसी चेंज करते हैं, अगर आप कोई भी ऐसा टैक्स वगैरह फिर ऐसा कुछ भी ऐसा इम्पोज करते हैं, तो कोई भी इन्वेस्टर यहाँ इन्वेस्ट करना नहीं चाहेगा। क्योंकि मान लीजिए आज आपका चाइना से अच्छा अच्छा रिश्ते नहीं है, कल आपका जो है बांग्लादेश से अच्छे रिश्ते नहीं जाएंगे, तो अगर आप उन पे ऐसा कर देंगे तो कोई भी आपका इन्वेस्टर वहाँ से इंडिया में आपका इन्वेस्ट करना चाहेगा ही नहीं। तो ये मेनली इसकी बात करते हैं। हमारा छठा पॉइंट क्या बात कर रहे हैं कि जैसे टैरिफ वगैरह रेस करने की बात कर रहे हैं कुछ कुछ लोग जो है, तो ये इससे जो है क्या होगा, इससे इससे भी जो है दोनों को काफ़ी नुकसान होगा, मेनली इंडिया को ज़्यादा नुकसान होगा। क्योंकि हमने देखा काफ़ी जो है पिछले कई महीनों में काफ़ी इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई है, और भी चीज़ों पे जो है चीज़ें जैसे हम कर रहे हैं वो काफ़ी काफ़ी जो है कर दिया गया है। तो अगर हम बात करते हैं जो WTO है उसके रूल्स को तो फ्लाउट किया ही जाएगा, बल्कि जो एक रूल बेस्ड कह सकते हैं कि जो सिस्टम पूरा एक ट्रेड का एक कह सकते हैं कि नॉर्म होता है, उसको भी इंडिया फ्लाउट करेगा। तो एक जो ग्लोबल ट्रेड और जो वैल्यू चेन है वो भी काफ़ी प्रभावित होगा इससे। दूसरे दूसरे शब्दों में ये कहें तो जो यहाँ पे जो ट्रेड कर रहे हैं इंडिया से, वो काफ़ी कह सकते हैं कि वो मतलब सही से फिर मतलब वो पूरे अच्छे तरीके से वो ट्रेड नहीं कर पाएंगे। अंत में यही कह रहे हैं कि अगर देखिए बॉर्डर डिस्प्यूट है, उससे कोई भी ऐसा बॉर्डर डिस्प्यूट है तो उससे ट्रेड वॉर वगैरह नहीं करना चाहिए। इससे दोनों को मतलब इससे इंडिया को ज़्यादा नुकसान होगा बल्कि चाइना को कम नुकसान होगा, ठीक है। इसकी ये बात कर रहे हैं। तो इससे जो कह सकते हैं कि ये सही समय नहीं है ऐसा करने का। क्यों सही समय नहीं है, क्योंकि अभी हम जानते हैं कि जो इंडिया की इकनॉमी है वो काफ़ी देखिए इस कोरोना के पहले भी इंडिया इकनॉमी काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हो रही, जो हमारा GDP था वो काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। तो अभी ऐसा करते हैं तो जो हमारी कॉम्पिटिटिवनेस है वो भी काफ़ी मतलब कम हो जाएगी। क्योंकि अभी कॉस्ट देखिए, अगर हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको चीप कॉस्ट मतलब कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट को, जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे, तो उनकी कॉम्पिटिटिवनेस भी कहीं ना कहीं जो है प्रभावित होगी इससे। और पास्ट में देखिए इंडिया ने जितने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं, जैसे सेल्फ रिलायंस का, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का, या फिर जो हमारी इंडस्ट्री जो इन्फेंट इंडस्ट्री उसको प्रोडक्ट करने का, ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट किया है तो वो फेल ही हुआ है। अगर हम बात करते हैं देखिए 1991 से पहले जो है जो इंडिया इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात करता था, उससे जो देखिए हमारे फॉरेन रिजर्व थे वो बिल्कुल डिप्लीट कर गए थे, और इंडिया को IMF से लोन लेना पड़ा था, और अपने इकोनॉमी को क्या कहते हैं कि ओपन करना पड़ा था। तो ये सब जो है कह सकते हैं चीज़ें जो है हैं, ठीक है। ये इसके पूरे इस आर्टिकल में जो है मेनली बात करते हैं। तो हमारे आज आज हमारे लिए आज के हमारे इस आर्टिकल इतने ही थे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।